आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। सरदार अजीत सिंह शहीद भगत सिंह के सगे चाचा थे। उन्होंने दिल्ली में एकत्र राजा महाराजाओं से दिल्ली में होने वाले दरबार का बहिष्कार करके भारत को आजाद कराने की अपील की थी। उनकी वाणी अंग्रेजी साम्राज्य के लिए लावा के समान सिद्ध हुई। अंग्रेजी हुकूमत ने गदर को रोकने के लिए सरदार अजीत सिंह को गिरफ्तार करके बर्मा की मांडले जेल में डाल दिया। उन्हें मांडले जेल में रखने के विरोध में भारतवासियों ने तूफान खड़ा कर दिया, जिसके फलस्वरूप कुछ दिन बाद उन्हें आजाद कर दिया गया। जेल से छूटने पर सरदार अजीत सिंह और उग्र हो गए। वे सरकार के विरुद्ध अपने भाषणों में आग उगलने लगे। लोग दूर दूर से उनके भाषण सुनने के लिए पहुंचते और सरकार के खिलाफ बगावत का संकल्प लेकर लौटते थे। सरदार अजीत सिंह यूरोप में बहुत लंबे समय तक रहे थे, उस समय तक जबकि दूसरा विश्व युद्ध भी छिड़ गया था। सरदार जी ने इटली में आजाद हिंद रेडियो चालू किया तो पेरिस में भारतीय क्रांतिकारियों से भेंट करके क्रांतिकारी योजनाएं बनाई। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और इटली की पराजय के बाद 2 मई 1945 को सरदार अजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें यातना गृहों में रखकर अमानवीय यातनाएं दी गईं। सरदार अजीत सिंह 38 सालों का लंबा अंतराल विदेशों में गुजारने के बाद नेहरू जी की पहल पर फिर भारत लौट आए। 15 अगस्त 1947 का दिन भारत में स्वाधीनता के सूर्य का उदय हुआ। 50 सालों तक निरंतर आजादी की लड़ाई लड़ने वाले अजीत सिंह ठीक इसी दिन जय हिंद के अंतिम घोष के साथ इस दुनिया से विदा हो गए। उन्हें भारत के शहीदों को आजादी का शुभ संदेश जो देना था। एले खोते, टाइम पे पहुंचा दिया ना ढाबे। अब जल्दी से मिटा ले अपनी चाय की तलब। अहो सरदार जी, मैं बस मुंह हाथ धो के आया। ओए छोटू, 2 स्पेशल चाय। अभी लाया। ओ गड्डी जांदी चलांगा यार मार दीना। सरदार जी आपकी चाय। अबे अबे ओए सत्यानाश कर डाला मेरे कुर्ते दा खोते दे पुत्र। आंखें फूट गई हैं तेरी। वो गलती हो गई। ओए गलती? शुक्र है मेरे हाथ पे गिरी चाय, मुंह पे नहीं फेंकी तूने। चल भाग यहाँ से। अरे क्यों बच्चे पर गुस्सा निकाल रहे हो जसमीत? जी काका जी, आपको नहीं मालूम, बच्चा नहीं तूफान मेल है ये, तूफान मेल। कुर्ता तो खराब कितना सी, हाथ भी जला दिया मेरा। चाय से ज्यादा गरम तो तेरा दिमाग है, जब देखो तब ताव खा जाता है। वो तो है काका, असी तो है ही पंजाबी। खून विच गर्मी तो पैदाइशी होती है पंजाबियों में। सो तो ठीक है जसमीत, पर अपने गरम खून का इस्तेमाल सही जगह करो तो कुछ बात बने, जैसे सरदार अजीत सिंह ने किया था बरसों पहले। सरदार अजीत सिंह? वो पहले तो कभी नहीं सुना ही नाम। अरे भगत सिंह का सुना है ना? हेलो जी, वो तो साडा शेरे पंजाब था, शेरे पंजाब। तो अजीत सिंह उस शेरे पंजाब का चाचा था जसमीत। आहोए, सुनाई दो आज तो कहानी अजीत सिंह की। भाई मैंने तो सुन के ही जानी है। ठीक है सुना दूंगा, पर एक वादा करना होगा तुझे जसमीत। हाँ जी दसो जी। वो तो कहानी के बाद ही बताऊंगा। तो लो आज सुनो कहानी रेडियो की जुबानी। वो रेडियो किस वास्ते? हाँ भाई, आज रेडियो पर सरदार अजीत सिंह का ही नाटक आने वाला है। ओ काका जी, रेडियो? भाई अब चुप हो जाओ, जरा मैं रेडियो लगा दूं। सरदार अजीत सिंह का जन्म 23 फरवरी 1881 को खटकड़ कलां जालंधर में हुआ। गांव में ही प्राइमरी परीक्षा और मिडिल पास किया। अजीत के घर का माहौल घोर आर्य समाजी था, जिसका अर्थ था कट्टर स्वदेशाभिमान। पर उनके ताऊ सरदार अर्जुन सिंह पक्के अंग्रेज परस्त थे। वे अक्सर अंग्रेज कलेक्टर से मिलने जाया करते थे। उनकी हर बात में साहब बहादुर का जिक्र जरूर होता था। माँ,
ये साहब बहादुर कैसा दिखता होगा? कुछ अलग दिखता है क्या? पुत्र, तू देखना चाहिए साहब बहादुर को। मैं कह दूंगी तेरे ताया जी को, साथ ही चले जाना जब वो जाए। जीते, साहब बहादुर को देखना है तो जालंधर चलना पड़ेगा सवेरे। ताया, ये आपने इतने सज्जे दज्जे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? साहब बहादुर से मिलने जाना है, कोई मजाक नहीं है। वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं। हाँ, बड़े लोग। किनारे हो जाइए, साहब बहादुर आ रहे हैं। ताया, ये तुम्हारे साहब हैं? इससे तो ठीक ठीक बोलना भी नहीं आता। अजीते, नमस्ते कर। जिन्हें ठीक से बोलना भी नहीं आता, उन्हें मैं नमस्ते क्या करूं? (1894) में अजीत सिंह ने मैट्रिक पास किया और 1896 में वे स्कूल में अध्यापक हो गए। अजीत सिंह शहीद भगत सिंह के सगे चाचा थे। 1905-6 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन में अजीत सिंह भी गए थे। वहां से वे संकल्प लेकर लौटे। हमको पंजाब में भी किसानों को संगठित करना होगा। गुलशन भाई। हाँ जी प्राजी। अम्बा जी भी तो जेल से छूट गए हैं ना, हमें बहुत जल्द सब लोगों से मिलना चाहिए। एक सभा क्यों ना बुलाई जाए? किसानों को संगठित करने की बात बहुत सही और दमदार है अजीत। इसके लिए हमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। हम सब तैयार हैं। लाला हरदयाल, लाला लालचंद्र फलक, मेहता नंद किशोर, महाशय घसीटा राम और केदारनाथ सहगल भी हमारे साथ हैं, जो हमारे प्रमुख लोग होंगे। हमें दो नीतियों पर अधिक जोर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सशक्त माध्यम है। पहला तो भाषण और दूसरा प्रकाशन। भारत माता की जय। हम अपनी सोसाइटी का नाम भारत माता सोसाइटी रखें तो कैसा रहे? भारत माता की जय। इस प्रकार भारत माता सोसाइटी की स्थापना हुई। इसके जलसों में सेना छावनियों को भी निमंत्रण भेजे जाते थे और अचरज की बात यह है कि बड़ी संख्या में सैनिक सुनने भी आते थे। पंजाब में यह आंदोलन छोटा सन 57 कहा जाने लगा। जलसों में भाषण का काम मुख्यतः सरदार अजीत सिंह के हाथों में था। वे ज्वालामुखी प्रवक्ता थे। घंटों ऐसे बोलते जैसे आग का झरना बह रहा हो। अजीत सिंह के ज्वालामुखी भाषणों को फैलता देखकर पंजाब के गवर्नर ने सब जिलों को एक सर्कुलर भेजा कि जनता को चेतावनी दी जाए कि वो सरदार अजीत सिंह का भाषण न सुने। इससे तो सरदार का आकर्षण और भी बढ़ गया। 17 मार्च 1907 को स्वदेशी पर भाषण हुआ और तीसरा जलसा आर्य सेवक होटल के मैदान में था। भाइयों, जानते हो आज हम यहां क्यों इकट्ठा हुए हैं? इसलिए कि फिरंगी को बता दें कि हमारी पहली तहरीक आजाद को पूरे 50 साल गुजर गए हैं। बेशक कुछ गद्दारों की गद्दारी की वजह से हम 57 में असफल हुए, मगर अब आपको यहां से जाना होगा। हमने पहली जंगे आजादी की सफलता से जो सबक सीखा वो ये है कि हम तलवार नहीं उठाएंगे। आपने यहां बैठे एक हाथ कटे और फिरंगियों की कैद से आजाद होकर आने वाले सूफी अंबा प्रसाद को देखा होगा। उन्होंने आते ही अखबार इंडिया में एक मजमून लिखा है जिसका शीर्षक है, हम पागल नहीं कि तलवार पकड़ें। हमें फिरंगी को आज इस प्लेटफॉर्म से जो चैलेंज देना है
इसके लिए माजा और मालवा के ताकतवर सरदारों की मंजूरी हमारे पास है। आपकी मर्जी और इजाजत से हम फिरंगी को यह चेतावनी दे रहे हैं कि वे अपना रास्ता लें। हमारी पहली मांग यह है कि वे फौरन ये काला कानून न्यू कॉलोनी लायलपुर और मिंट गुमरी खत्म कर दें। 2 माह के अंदर यदि ऐसा ना हुआ तो हम कोई टैक्स नहीं देंगे। इस देश में लूट खसोट को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम में से हर एक सिर पर कफन बांधे तैयार खड़ा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। घेर लो मैदान को चारों ओर से, फास्ट बंद करवाओ ये जलसा। जी जी हुजूर। हुजूर, वहाँ कोई साहब रास्ता रोककर बैठ गए हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे। लेट मी सी, हम देखता है कौन है। बंद करो ये मीटिंग। मैं देखूंगा कौन कमबख्त जलसा बंद कराता है। सिर्फ एक गोली इधर आने तो दो। ओह, अंबा प्रसाद, तुम इधर में कुर्सी पर बैठा है। ये जलसा बंद करने का हुक्म है। गेट अप। मैं हिलूंगा भी नहीं। देखें कौन बंद कराता है जलसा। भारत माता सोसाइटी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां हो रही थीं, जिनमें प्रतिष्ठित वकील, पत्रकार, विद्यार्थी आदि थे। एक दिन लाला पिंडीदास, महाशय घसीटाराम और लाला दोना को अदालत लाया गया। अदालत के बाहर सब लोग साहब बारबटन का इंतजार कर रहे थे। पहरा दे रहे सिपाहियों में से एक सिख सार्जेंट बड़े उतावले स्वभाव का था। वो क्रांतिकारियों से बातचीत करने लगा। आप किस अखबार के एडिटर हो पिंडीदास जी? इंडिया पेपर का। दीनानाथ जी आप? मैं देश अखबार का एडिटर हूँ। और महाशय जी आप? आपको नहीं मालूम? मैं मुक्का मार अखबार का एडिटर हूँ। बाबू, आप लोगों को मालूम है जब आपको गुजरावाला से गिरफ्तार करके लाए थे तो स्टेशन से जेल तक 10-10 कदम पे फौजी था। फौजी इतना डर रहे थे अंग्रेज। पूरी शहर की सड़कों पर फौजी गोरखे घुड़सवार भी थे। प्राजी अंग्रेजों ने तो डर के मारे अपने बीबी बच्चों को किले में या स्पेशल ट्रेन में भेज दिया। ब्रिटिश हुकूमत की नजरों में अजीत सिंह एक भयंकर बागी थे, जिनकी बंगाल के क्रांतिकारियों तक पहुंच थी और महाराष्ट्र के केसरी बाल गंगाधर तिलक से भी साठ गांठ थी। हुजूर, पंजाब से गवर्नर साहब का संदेश आया है। पढ़ के सुनाओ। पंजाब में गदर होने वाला है। उसका नेतृत्व सरदार अजीत सिंह और उनकी पार्टी करेगी। बगावत रोकने के प्रबंध करें। कैप्टन, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के वारंट निकालो जल्दी से जल्दी। 9 मई 1907 को लाला लाजपत राय और 2 जून को सरदार अजीत सिंह को गिरफ्तार करके बर्मा की मांडले जेल में डाल दिया गया। इस खबर से देशवासियों में तूफान उमड़ पड़ा और मजबूरन उन्हें 11 नवंबर को रिहा कर दिया गया। अंबा भाई, अफगान में महेंद्र प्रताप जो मोर्चा संभाल रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है हमारे लिए। हाँ, मैं भी सोच रहा हूं कि किसी तरह उनसे मिला जाए। उनकी आजाद हिंद सरकार की तैयारी में हमें जरूर साथ देना चाहिए। तो तय रहा, हमें किसी भी हालत में उनकी मदद के लिए पहुंचना होगा। वहां जाने के लिए अगर पेशावर का रास्ता पकड़ा तो भयंकर खैबर का दर्रा पार करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हम किसी तरह कराची पहुंचकर ईरान के जहाज में चढ़ जाएं और अफगान पहुंचे। हमें जहाज के लिए नकली पासपोर्ट बनवाने पड़ेंगे और अंग्रेजों को बहकाने के लिए उन्हें खबर दिला दें कि हम पहाड़ के रास्ते जा रहे हैं। राजेंद्र भाई, आपके अलावा हमारा पासपोर्ट चुपचाप और जल्दी कोई नहीं बना सकता। अंबा भाई, आपका छदम के नाम से और अजीत भाई का मिर्जा हसन खां के नाम से पासपोर्ट बनवा देता हूँ। आप निकलने की तैयारी करें। ईरान में इन दोनों का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया गया।
कुछ दिनों बाद सूफी अंबा प्रसाद वहीं रह गए और अजीत सिंह रस्तौब और बाखू होते हुए तुर्की पहुंचे। फिर जर्मनी से फ्रांस पहुंचे और पेरिस में अध्यापन का कार्य किया। कुछ दिनों बाद ही वे स्विट्जरलैंड चले गए। ईरान के एक मंत्री के दुभाषिया बनके सरदार अजीत सिंह फिर से जर्मनी गए। वहां पर जर्मनी के सर्वेसर्वा कैसर से उनकी मुलाकात हुई। हमको युद्ध के समय आपकी जरूरत पड़ेगी। आपकी मदद पूरे एशिया को चाहिए। Sure, we would definitely like to help. हम एशिया की मदद तो जरूर करेंगे, पर हमारी लड़ाई तो सिर्फ फ्रांस से है। कैसर साहब, आप ही बताएं, क्या ऐसा हो सकता है कि आप यूरोप को रौंद दें और ब्रिटेन चुपचाप देखता रहे? ऐसे में आपकी ब्रिटेन से तो ठनेगी ही ना। Yes, I agree, सरदार जी। तो बस इसीलिए ब्रिटेन हमारा और आपका एक सा दुश्मन है। हमारी मदद करके आप खुद अपने दुश्मन को ही शिकस्त देंगे। Okay, सरदार जी, we are with you. देखिए, युद्ध में अंग्रेजों के झंडे के नीचे लड़ने वाले हजारों भारतीयों को तो आपकी सेना बंदी बनाएगी। हम उन्हीं सिपाहियों से आजाद हिंद सेना संगठित करेंगे। टर्की के पतन के साथ ही हमारी सेना का हिंदुस्तान की ओर रास्ता खुल जाएगा और हिंदुस्तान की सरहद पर हमारे साथी संगठन उनका स्वागत कर सकेंगे। इस अचानक हुए प्रहार से युद्ध में पहले से ही टूट चुकी अंग्रेजी सेना को हम पूरी तरह खदेड़ देंगे। सरदार जी, you have amazing brain and capabilities of planning. I promise we are with you. हम साथ हैं। अब इजाजत दें। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अजीत सिंह यूरोप में थे। इटली में मुसोलिनी छाए हुए थे। सरदार ने वहां आजाद हिंद रेडियो चालू किया। 8 अक्टूबर 1943 को इटली का पतन हुआ। सरदार अजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। देश से दूर यातना गृहों में सरदार जी ने बहुत बुरा समय काटा। इधर भारत से अंग्रेज धीरे धीरे जा रहे थे। हिंदुस्तान आजाद हो रहा है। ज्यों ही ये गंध देश की हवा में फैली, समाचार पत्रों में सरदार अजीत सिंह की चर्चा आरंभ हो गई। बेहद जटिल कानूनी कार्रवाइयों और जद्दोजहद के बाद मार्च 1947 में वे कराची पहुंचे। उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। कुछ दिन रुककर वे दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में एशियाटिक कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उसी कॉन्फ्रेंस में अजीत सिंह ने देश के नवयुवकों को अपना संदेश दिया। नौजवान आने वतन, 40 साल के दराज अरसा के बाद हिंदुस्तान में आकर आपको मुखातिब करने का मौका मिला है। दुनिया भर के ममालिक में नौजवान अपनी कौमी आजादी के हसूल और बरकरारी के लिए अपनी जानें कुर्बान करते चले आए हैं। ऐसी कुर्बानियों से आवाम में जिंदगी पैदा हुआ करती है और उनका नाम रोशन हुआ करता है। हिंदुस्तान में समाजी और सियासी इनकलाबात की सख्त जरूरत है और ये मुश्किल काम हम लोगों ने इस सदी के आगाज में शुरू किया, जिसकी तमकील का इन्हिसार आप लोगों पर है। आजादी हासिल करने और उसे बरकरार रखने के लिए जांबाज और बहादुर नौजवानों की जरूरत है। मेरी ये ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान के नौजवान शहीद भगत सिंह और उसके साथियों की तरह कुर्बानी के पुतले बने, जो इनकलाब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हुए अपनी अजीज जाने इनकलाब की खातिर जान निसार करें। ऐ हिंदी नौजवानों, अपने मुल्क की जहालत और फाका कशी को दूर करने का इज्म बलजिज्म करो। हर वक्त और हर जगह अपने अजीज वतन की इज्जत व एहतराम को मद्देनजर रखो। हसूल इल्म में इस कदर कोशिश करो कि माहिर बनो और मुकम्मल इंसान बनकर अपनी कौम का नाम रोशन करो। अपने मुल्क के उन शहीदों को कभी मत भूलो जिन्होंने वतन की शान की खातिर देश के अंदर और बाहर भारत माता के नाम पर अपनी जानें कुर्बान की।
उनके नक्शे कदम पर चलो, क्योंकि शहीदों की अमवाल कौमी हयात का बायस हुआ करती हैं। फिरकेदाराने झगड़ों से बचो जो मुल्क की तरक्की के रास्ते में रोड़े बन रहे हैं। अपने वक्त को कौम और मुफीद और ठोस कामों में शर्फ करो। मज़ाहब और इखलाक की हकीकत को समझते हुए नौहे बशर की खिदमत को अपने मकसद हयात बनाओ। तमाम दुनिया नए दौर से गुजर रही है। अगर हमारी तरफ से इस वक्त सुस्ती और गफलत का इजहार हुआ तो कई मंजिलें पीछे रह जाने का एहतमाल है। वक्त मुतवातर गुजरता जाता है, वो किसी का इंतजार नहीं करता। हमारे मुल्क को एक सुनहरी मौका मिला है। आजादी हासिल करने की सहूलियतें मुयस्सर हैं, जमाने के हालात मुवाफिक हैं। इस अहम मौके पर आप लोग ये अहद करें कि शख्सी एहजान और मुफाद को वतन अजीज के लिए कुर्बान किया जाएगा। हर काम में खुद मिसाल बनने की कोशिश करो। जब तक हिंदुस्तान से जहालत, नादारी और भूख दूर न हो, अपनी जद्दोजहद मत तर्क करो। अपने फराइज को अदा करते हुए हयात अब्दी हासिल करो। जिंदाबाद इनकलाब। ये कहां से एक बूढ़े बीमार आदमी की आवाज हो सकती है? इनका जज्बा और अंदर की आग देखकर शर्म आती है अपने ऊपर। यहीं पर सरदारनी जी श्रीमती हरनाम कौर 39 साल के लंबे वियोग के बाद सरदार जी से मिली। सरदारनी जी 4-5 दिन दिल्ली रहकर लौट गईं। लाहौर और दूसरी जगहों का दौरा करके अजीत सिंह को बीमारी के कारण डलहौजी लाया गया और बहुत आग्रह करके उन्होंने सरदारनी को भी वहां बुलवा लिया। दोनों अपने पूरे परिवार के बीच 40 साल बाद एक साथ थे। इसी बीच राष्ट्रीय मंच का पर्दा बदल गया। घोषणा हुई 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी राज्य भारत के बंटवारे के साथ समाप्त हो जाएगा और भारत स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। न जवाहरलाल देख रहा है न जिन्ना। दोनों तरफ खून की नदियां बह जाएंगी। मैं भला उसे कैसे देख सकता हूं? ना, मैं उसे नहीं देखूंगा। मैं चला जाऊंगा। नहीं जी, अब कहां जाना है? अब कहीं नहीं जाना। जिस आजादी के लिए मैं जिंदगी भर जूझता रहा, उसे बिना देखे मैं कैसे जा सकता हूं? 14 अगस्त 1947 आ गया। सरदार सरदारनी बहुत खुश थे। घर में जैसे एक नए दाम्पत्य का उदय हुआ था। दोनों ने नए कपड़े पहने थे। पूरी कोठी का कायाकल्प हो गया था। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बीजी मिठाई देना। ओए ठहर ठहर, पकड़ू तनु। अब भी 4 लड्डू लेके भागा था ना? काका जी, आप तो दूल्हे लग रहे हो जी आज। एक बार फिर शादी करा दो दोनों की। नमस्कार। रात्रि के 12 बज रहे हैं। देशवासियों को स्वतंत्रता की एक बार और बहुत बहुत बधाई। सो जाइए, 12 बज चुके हैं रात के। हमारा यज्ञ पूर्ण हो गया। हम स्वतंत्र हैं। सरदार अजीत सिंह की आंख लगी ही थी। अभी 4 भी नहीं बजे थे। वो जाग गए और पूरे घर को जगा दिया। मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। अब मैं जा रहा हूं। कहाँ? कुलबीर पुत्र, ऐथे आ। जी ले, मेरा आखिरी बयान लिख ले। दुनिया भर में मेरे दोस्त फैले हुए हैं।
वे शिकायत करेंगे कि बिना हमसे कुछ कहे ही चला गया। बेटा, डॉक्टर साहब आ गए हैं। सरदार जी एकदम ठीक हैं। जरा बाहर आओ बेटा। जी। देखो, सरदार जी की उम्र काफी हो चुकी है, कमजोर भी बहुत ज्यादा हैं। ऊपर से जिंदगी भर उन्होंने मुसीबतें झेली हैं। ऐसे हाल में किसी वहम का हो जाना स्वाभाविक है। बयान मत लिखना, क्योंकि अगर मन में मरने की बात जम गई तो हार्ट फेल भी हो सकता है। कोई सुनेगा, कोई मेरा बयान लिखेगा। तुम लोगों की नजर में मैं गलत और डॉक्टर सही है ना? खैर, मत लिखो, दुनिया वाले तुम्हारी ही शिकायत करेंगे। पुत्र, काकी को बुला। जी। कहिए, क्या हुआ? मैंने तुमसे शादी की थी। तुम्हारी सेवा करना मेरा फर्ज था, पर मैं भारत माता की सेवा में लगा रहा। कुछ भी हो, कसूर तो हुआ ही। कोई सरदारनी, मुझे माफ कर। और सरदार जी ने झुककर सरदारनी के पैर छू लिए। हे रब्बा, ऐ की कर रहे हो तुसी? क्यों? जय हिंद। और सरदार जी ने दोनों पैर सोफे पर कर लिए, एक और तकिए से टिक गए और जोर से जय हिंद पुकारा और शांत हो गए। ऐसा लगता है कि मानो अपनी मर्जी से चले गए हो सरदार अजीत सिंह। सच्चे मायने में हमारे देश की क्रांति के भीष्म पितामह थे वो। समझा जसमीत, कैसे इस्तेमाल किया जाता है गरम खून को? आहो काका, आपने तो साढ़े दिमाग दा पिलग ही साफ कर दिया। तो चल, निभा अपना वादा कि आज से कभी किसी पर भी नाहक गुस्सा नहीं करेगा और अपने गुस्से को अन्याय और गलत बातों के खिलाफ ही बचा के रखेगा। ओ जी ठीक है जी, पक्का वादा। आज से गुस्सा तो जसमीत ने करना ही नहीं। अरे छोटू, इधर आ और जरा एक चाय और गिरा जसमीत पर। ओए निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तप्त वक्त प्राणदान का। अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।